जी, अब हम टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वन करते हैं। इन रेशियो और उनकी इंटरप्रिटेशन के सवालों में भाई एक बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम जज नहीं कर पाते जब हम शुरू शुरू किसी चीज को सीखते हैं कि हमने कहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, क्या इंटरप्रेट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपीरियंस से ही ये चीजें आती हैं। तो उसके लिए फिर मैं आपको ये कहूंगा कि जी हमने जो रेशियोज पढ़े हों हम वो सारे कैलकुलेट कर दें और फिर उनको देखें कि एक एक रेशियो के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, और उनकी मदद से जो हमने याद किए हुए होंगे हम जज करेंगे जी इस सवाल में क्या चीज़ फिट बैठ रही है। अच्छा जी, तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और फिर इससे आई होप सो कि हमें आइडिया हो जाएगा। Test your understanding one, profitability and efficiency ratios. The following figures are extracted from the accounts of Super Soups, a company selling गवर्नमेंट होममेड सूप्स। अच्छा जी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बता दी, ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता दिया, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बता दिया। यूजिंग द अप्रोप्रिएट रेशियोज कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड इफिशिएंसी ऑफ सुपर सूप्स। अच्छा जी, हमने जो ऊपर जो फॉर्मूले सीखे हैं उसी की मदद से आगे बढ़ेंगे। तो हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले था जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टर्नओवर। ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं यहाँ पे दिया हुआ है 3006,008, टर्नओवर नहीं दिया हुआ, लेकिन टर्नओवर की डेफिनेशन हमें मालूम है जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी भी थी। और वो क्या है कि टर्नओवर मेरा ग्रॉस रेवेन्यू होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर मैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दूं तो मेरा रेवेन्यू नहीं बन जाएगा। मेरी डेफिनेशन होती क्या है रेवेन्यू की? रेवेन्यू माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इन्होंने इनडायरेक्टली रेवेन्यू तो मुझे दे दिया ना, अगर मैं इन दोनों रकमों को ऐड कर दूं। ये 6568,000 और 3006,000, 615 मिलियन और 3.006 मिलियन। तो इसकी वजह से हम ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे इन्होंने मैं नंबर एंटर किया हुआ है 3,006,000 अपॉन, मैं यही नंबर्स जो दो मैंने आपको भी दिखाए ये ऐड कर देता हूँ, इज इक्वल टू 6538,000 प्लस 3,006,000। अब जब मैंने ये एक और मैं इसको डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं यानी कि परसेंटेज लगा दूं तो ये 31%, और अगर मैं इसको मजीद खोल दूं तो 31.5% बनता है ये। यही पिछले साल का भी मैं कर लूं तो पिछले साल का कंपैरेटिव नंबर 2582,000, और अगर मैं ये ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को आपस में ऐड कर दूं तो वो बनता है 7,664,000। यहाँ पर जो मेरा रेशियो बना वो बना 34%। तो पहली चीज जो मैंने सीखी देखिए वो यहाँ पे कि 33.7% से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट टू टर्न ओवर रेशियो यानी ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो मेरा 31.5 पे आ गया। यानी अगर मैं पहले 100 रुपए की चीज बेच रहा था तो मैं उसके ऊपर 33 रुपए कमा रहा था। अब मैं 100 रुपए की चीज बेच रहा हूँ तो मैं उसके ऊपर 31 रुपए कमा रहा हूँ। इसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं, या मैंने अपनी सेलिंग प्राइस को ड्रॉप किया है या मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। अगर मुझे सवाल में कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं ये दोनों रीजन दे दूंगा कि जी इन दोनों में से कुछ हुआ है। मैं आगे भी पढ़ता हूँ सवाल, आगे भी हम सॉल्व करते हैं, हो सकता है हमें किसी और चीज से कुछ इंडिकेशन मिल जाए, लेकिन राइट नाउ लॉजिकल बात है कि मैं 100 रुपए की चीज बेच रहा था, अभी 31 रुपए कमा रहा हूँ, पहले 33 रुपए कमा रहा था। ये फर्क क्यों आया, ये कमी क्यों आई? दो वजूहत से ही आ सकती है। परसेंटेज में बात हो रही है, अमाउंट वाइज तो बात हो नहीं रही। परसेंटेज वाइज बात हो रही है तो ये दो वजूहत से ही आ सकती है, या मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, या मेरा सेल्स रेवेन्यू कम हो गया है, यानी कि मैंने डिस्काउंट्स दिए हैं, मुझे प्राइस कट करना पड़ा है किसी वजह से मार्केट कंपटीशंस को देखते हुए, और या ये दोनों वजूहात हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्या कहते हैं हाँ, इसको मजीद हमें पॉइंट्स नजर आएंगे। अब अगला है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमने जो सवाल पढ़ा, हमने जो फॉर्मूले सीखे थे उसमें था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका क्या प्रॉफिट फॉर्मूला होता था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन टर्नओवर। तो यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने मुझे दिया हुआ है 590,000, और टर्नओवर तो ऑलरेडी मैं वैसे ही कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो यहाँ भी मैं इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा तो वो आ जाएगी मेरे पास 6.18%। तो पिछले साल की भी देख लूं तो ये आ गई मेरे पास 7.49%, यानी कि मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस हुआ है। अच्छा, इधर मैं दो चीजें देख रहा हूं। मेरा
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन मेरा मार्जिन रिड्यूस हुआ है। अब दिस कैन अगेन बी, एक तो इसकी इम्प्लीकेशन ग्रॉस प्रॉफिट साइड से निकल सकती है कि जी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और मेरा नेट प्रॉफिट, अच्छा जो इसका आपस का जो गैप होगा देखें 33 से 31.5, यानी कि तकरीबन ये आपका ये रिड्यूस हुआ है अराउंड 2.19% से। और जबकि जो वो है वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.3% से रिड्यूस रिड्यूस हुआ है। अब यहाँ पर इसकी मल्टीपल वजूहत हो सकती हैं। पहली बात ये देखें, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है यानी मैं कमा के ज्यादा जा रहा हूँ, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में जब मैं रेवेन्यू से डिवाइड करता हूं तो इसका मतलब है कि मैंने कम कमाया है। अब मैंने जो कम कमाया है इसकी वजूहात एक तो ग्रॉस प्रॉफिट वाली हो सकती हैं, और एक मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की हो सकती है कि मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ने परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा बढ़े। मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा बढ़े। अब मैं यहाँ पे देख लूं कि मेरे वो अखराजात बनते कितने, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मेरे अखराजात आ गए, मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गए। तो देखिए मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2 बिलियन से 2.4 बिलियन पे चले गए। इधर मेरी जो एक्सपेंसेस की ग्रोथ आई है वो आई है तकरीबन 20%। मेरे अखराजात 20% से बढ़ गए, जबकि ओवरऑल मेरा जो टर्नओवर है वो 24% से बढ़ रहा था। 16% से मेरा प्रॉफिट जंप हुआ। प्रॉफिट के, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आते हैं ना ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो ये हमने यहाँ कैलकुलेट किए हैं। तो मेरा ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट 16% से बढ़ रहा था, लेकिन मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मेरे 20% से बढ़े, जिसकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो गया। मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मोर देन प्रोपोर्शनल बढ़े, ऑल दो मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फिर भी इजाफा ही हुआ। लेकिन अगर पहले मैं 100 रुपए कमा रहा था और उसमें से 40 रुपए घर लेके जा रहा था, तो अब मैंने 200 रुपए कमा के 80 रुपए घर नहीं लेके जा रहा, 70 रुपए घर लेके जा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली पहले वाले से तो ज्यादा ही है पिछले साल की निस्बत, लेकिन परसेंटेज टर्म में ये कम हो गया। परसेंटेज टर्म में कम हो गया तो इसका मतलब है कि दिस माइट बी कि मेरी सेल ड्रॉप हुई हो तो मेरे फिक्स एक्सपेंसेस का रेशियो ज्यादा हो गया हो, या मैंने फिक्स एक्सपेंसेस मेरे बढ़ गए हो फॉर एनी रीजन, फिक्स कॉस्ट मेरी बढ़ गई हो जिसमें मेरी फिक्स सैलरीज आ जाती हैं, मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज आ जाती हैं, या मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव बाद फिक्स्ड टैक्सेस आ जाते हैं जो मेरी इनकम टैक्स का पार्ट नहीं बनते। तो एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस, कोई कोई भी खर्चा हो सकता है। टर्नओवर में भी मेरे इजाफा है, हम देख चुके हैं कि मेरा टर्नओवर बढ़ा है, लेकिन टर्नओवर तो मेरा बढ़ गया 24% से, लेकिन मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ। अगेन इसका मतलब है कि मेरे जो हमने तीन बातें की हैं कि मेरे सेलिंग प्राइस पे प्रेशर रहा, या मेरी कॉस्ट बढ़ गई, या मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़े हैं मोर देन प्रोपोर्शनेट, तो जिसकी वजह से ये रेशियो रिड्यूस हुआ है, ऑल दो रिजल्टेंटली मैंने मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा ही है। आजा जी, अब ये कहते हैं जी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ये मुझे पहले ही दे चुके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने मुझे सवाल में कैलकुलेट करने को नहीं कहा, ऐसे ही दे दिया। लेकिन अगर ये ऐसे ना देते तो मेरे लिए आसान था, मैंने इक्विटी लेनी थी, मैंने लॉन्ग टर्म डेट ले लेना था, मेरा सवाल मेरा कैलकुलेशन हो जाती मेरी। इस साल की बनी जी 9.82, और पिछले साल का जो मेरा 574 का प्रॉफिट था, और जो मेरी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 10 से कम होके 9.82 हो गया। यानी मैंने पिछले साल अगर 10% के हिसाब से कमाया था, जितना भी पैसा मेरे एंटिटी में लगा था, तो इस साल में वो तो थोड़ा कम हो गया, वो 9.82% हो गया। अब ऑब्वियसली ये जो परसेंटेज वाइज ये कम हुआ है, मैं स्क्रीन को बड़ा ही कर देता हूँ, आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो उसकी वजूहत यही है कि मेरा एक तरफ तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया। अब मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया तो इसका मतलब है मेरा काफी हद तक हो सकता है कैपिटल अनयूटिलाइज्ड जा रहा हो, मैंने अपने एसेट्स को प्रॉपर यूटिलाइज ना किया हो, कुछ आइडल एसेट्स रखे हुए हो, आइडल आइडल फंड्स रखे हुए हो।
लेट्स सपोज मेरे बिजनेस ऑपरेशंस जो है वो मुझे बिल अमाउंट, हमने अभी भी इधर ही हिसाब लगाया है, तो मुझे 16% में इसकी ग्रोथ हुई है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 31% है, यानी एंटिटी 31% के हिसाब से अर्न कर रही है। लेकिन मैंने अपने आइडल फंड्स को 4% के हिसाब से रखा हुआ था बैंक के अंदर, अगर यूएसडी में टर्म्स में। वहां तो पहले लाइबोर का रेट होता था, अब लाइबोर नहीं है, अब दूसरे रेट है। तो बहरहाल वो जो भी है, वो रेट्स और कम है। तो अब इस सिनेरियो में मेरी बिजनेस मुझे ज्यादा कमा के दे रहा था, मेरे आइडल फंड्स की यूटिलाइजेशन कम थी, मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया। इसके अलावा भी मेरे पास वजूहात हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने जो ऊपर सारी वजूहात आपको बताई हैं, उन वजूहात की वजह से मेरे पास रिटर्न ऑन कैपिटल कम हो गया, कि मेरी प्रॉफिट्स मार्जिन रिड्यूस हुए, मेरी कॉस्ट में जंप आया, मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ गए, क्योंकि ये उसके नीचे की कैलकुलेशन है ना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम एसेट टर्नओवर के ऊपर। तो अगेन एसेट टर्नओवर में इन्होंने मुझे, टर्नओवर तो मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूँ, ये दोनों सालों का मैंने टर्नओवर भी रख लिया। और कैपिटल एम्प्लॉयड भी मैं कैलकुलेट, मुझे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैंने जब कैलकुलेशन बनाई, ये बना 1.58 और 133। अगर मैं टाइम्स में बात करूं, परसेंटेज में बात करूं तो 158। टाइम में बात करना आसान है, तो हम इसको परसेंटेज टर्म में नहीं रखते। तो ये मेरे पास 1.59 और 1.34, यानी मेरा एसेट टर्नओवर मेरा इंप्रूव हुआ है। दिस माइट बी कि मैंने अपनी सेल को इम्प्रूव किया है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता रहा था कि मेरी सेल इम्प्रूव हुई है लेकिन मेरे मार्जिन रिड्यूस हुए हैं, तो इस सवाल को देख के ऐसा महसूस होता है कि चूंकि मेरी सेल एज अ कैपिटल एम्प्लॉयड इन टर्म्स इम्प्रूव हुई है, तो मे बी मैंने डिस्काउंट्स दिए हैं, जिससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव तो हुई है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रेशियोज वो डिक्रीज हो गई है। मैंने सेल के डिस्काउंट्स वगैरह दिए हैं। ये सवाल से में भी डिपेक्ट हो सकता हो, और भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन ये भी डिपेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब हमने एक एक रेशियो को इसमें देखा कि किस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करना बज़ाहिर मुझे मुश्किल काम लगता है, लेकिन मैं आपकी तरह वही तरीकेकार अपनाता हूँ कि जितने मुझे फॉर्मूले याद हैं, जितनी अंग्रेजी मुझे आती है, मैंने वो सारी बोल के झाड़ दी। मुझे जो फॉर्मूलाज आते थे मैंने वो लगा के देख लिया कि भाई क्या मसला है। तो समझे कि हम जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी गाड़ी किसी मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, तो वो एक एक पार्ट को मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से चेक करता है। तो हमने भी यही किया कि हमारे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए, तो हमने मुख्तलिफ रेशियोज जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमने वो उनसे चेक किया कि जी क्या बेटरमेंट थी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या कंक्लूजन निकला। और उन कंक्लूजन्स को जब आपस में साथ देखते हैं तो पता चलता है कि जी एक्चुअली व्हाट हैपेंड। ग्रे एरियाज रह जाते हैं क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, जैसे इसमें मल्टीपल और वजूहत हो सकती हैं। तो इसके साथ मेरा टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वन कंप्लीट हो जाता है। मैं नेक्स्ट सेक्शन में अपने लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ।